Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing three major articles. In the first article we will be discussing about DGMO level talks between India and Pakistan. सेकेंड आर्टिकल में IMO के एक इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे, मरीन टाइम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कमेटी के बारे में. थर्ड आर्टिकल विल बी अबाउट इंडियन हिमालयन प्लास्टिक वेस्ट के बारे में. आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को समझते हैं. जैसे कि आपको पता होगा, पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर. इस ऑपरेशन में हुआ ये कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशंस काफी इंक्रीज कर गई. तो बाद में सीज फायर की घोषणा हुई. अब उसके बाद से डीजेमओ लेवल पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्कशन चल रही है और अभी कंसीडर इस बात पे किया जा रहा है कि कैसे हम ट्रुप्स की रिडक्शन कर सकते हैं, कि क्या ये सही समय भी है कि ट्रुप्स की रिडक्शन करनी चाहिए बॉर्डर लेवल पे. तो यहां पर आपको इस चीज के बारे में जानना है. और दूसरी चीज, अभी नेशन को संबोधित करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में न्यू काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रिन को अनलीश किया है, कहीं ना कहीं बताया है देश को. तो सबसे पहले इस डीजीएमओ लेवल की टॉक्स में क्या बातें हुई. पहली चीज, नॉन एग्रेसिव पोस्चर को मेंटेन करेंगे कि भाई किसी भी तरह से हम प्रोवोकेशन नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा मुद्दा है इसको ठंडा किया जा सके. देन लोगों की सेफ्टी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा एंड डिस्प्लेसमेंट को हम अवॉइड करेंगे कि भाई लोगों को बॉर्डर एरिया से हटाने की जरूरत ना पड़े. इमीडिएटली ट्रुप रिडक्शन के ऊपर फोकस है, बट यस इसके लिए कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करने पड़ेंगे. ऐसा नहीं है कि हम ट्रुप्स हटा लें और वो ना हटाएं और हम कहीं बैकफुट पे आ जाए, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए. देन सीज फायर दोनों ने कंटिन्यू करने की बात की है, स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन रहेगी उसके ऊपर भी. एंड कहीं ना कहीं पीसफुल डायलॉग के ऊपर दोनों ने कमिटमेंट शो की है कि भाई मिलिट्री डायलॉग्स आपस में स्टार्ट करेंगे और हॉटलाइन कम्युनिकेशन के थ्रू किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन को होने से रोकेंगे. एरियल इंकर्जन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अवॉइड करा जाएगा, रिस्पेक्ट की जाएगी दोनों एक दूसरे देशों की एरोस्पेस को. कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं रिस्पेक्ट करेंगे, कोई इंट्रूजन ना हो दोनों तरफ से. एंड यहां पर किसी भी तरह के फोर्स का यूज ना किया जाए, किसी भी तरह का थ्रेट पोज ना किया जाए, ताकि सिचुएशन को डिफ्यूज किया जा सके. अब यहां पर एलओसी और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन स्टेबलाइज होगी, आपस में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के ऊपर फोकस किया जाएगा एंड कहीं ना कहीं सिविल और मिलिट्री कोऑपरेशन के थ्रू सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश हम करेंगे. अब इंडिया का क्या नई काउंटर टेररिज्म के ऊपर पॉलिसी है, तो सबसे पहले हमने इंटरनेशनल सिग्नलिंग इस चीज की दी है कि भाई देखो ये सिर्फ एक इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है टेररिज्म. तो यहां पर ग्लोबल कम्युनिटी को एक साथ आना होगा. इंडिया ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया एंड नाउ दे हैव टू थिंक अबाउट दिस. तो पोजीशन टेररिज्म के बारे में अपना सेम है, बट यहां पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए इस टेररिज्म को खत्म करने के लिए. जो टेरर स्पॉन्सर एक्सपोजर है, हमने पाकिस्तान का जो कहीं ना कहीं टेररिस्ट के साथ रिलेशन है उसको एक्सपोज किया. हाँ, यहां पर हमने ये कहा कि भाई हम डायलॉग से किसी तरह से परहेज नहीं करते हैं, बट यहां पर पहले पाकिस्तान को टेररिज्म अपने देश में खत्म करना होगा, क्योंकि डिस्कशन डिबेट तभी चलेगी जब टेररिज्म खत्म होगा, ट्रेड तब चलेगी, टॉक तब चलेगी जब टेररिज्म खत्म होगा. तो इसके ऊपर इंडिया ने यहां पर फोकस किया. एंड मोर ओवर इंडिया ने यह कहा कि भाई बार बार ये न्यूक्लियर स्टेट होने का ब्लैकमेल हमें ना करो, हम प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए रेडी हैं, वी आर नॉट अवे फ्रॉम अस, मतलब हम आपसे डरते नहीं है और हम अपने स्टेप लेने से हटेंगे भी नहीं. एंड यहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इन्होंने कहा कि ये डिसाइसिव मिलिट्री कैंपेन था जहां पर सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने टारगेट किया है, किसी भी सिविलियन एयरबेस सिविलियन किसी भी टारगेट को यहां पे कहीं किसी भी तरह से इंपैक्ट नहीं किया गया है. देन यहां पर आप ये मान के चलो इंडिया की न्यू एंटी टेररिज्म डॉक्ट्रिन में क्या कहा गया. पहली चीज कि भाई हमारे लिए अब से कोई फर्क नहीं है, अगर कोई टेररिस्ट है या कोई स्टेट टेररिस्ट को सपोर्ट करती है तो हमारे लिए दोनों एक बराबर हैं और दोनों सेम स्ट्रेंथ से हम निपटेंगे. देन यहां पर अगर आप सोचते हो कि आप न्यूक्लियर ब्लैकमेल करोगे कि भाई दुनिया तबाह हो जाएगी और इसमें दोनों देशों का खतरा है, तो यहां पर आप ये मान के चलो कि इंडिया इस चीज से डरता नहीं है. एंड अगर इंडिया के ऊपर किसी भी तरह का टेररिस्ट अटैक हुआ तो ये वॉर अगेंस्ट इंडिया माना जाएगा और ऐसी सिचुएशन में इंडिया हर संभव ऑपरेशन प्लान कर सकता है. लास्ट में ये कहा गया कि भाई हम अपनी टर्म्स पे अपने प्रिंसिपल के ऊपर यहां पर ये डिसाइड करेंगे कि भाई अगर कोई टेररिस्ट अटैक हमारे ऊपर होता है तो
हम उसके लिए क्या जगह चुननी है, क्या तरीका चुनना है, वो हमारे ऊपर है। इसमें कोई भी कंट्री इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिला कि इंडिया की जो ये न्यू मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, इसमें एक आपको शिफ्ट देखने को मिला कि अब इंडिया सिर्फ एलओसी की बात नहीं कर रहा है, इंडिया बात कर रहा है कि भाई आपको एक रिटेलिएशन देखने को मिलेगा इफ इन केस आप किसी भी तरह का टेररिज्म को इंडिया के अंदर प्रमोट करते हो। मोर ओवर आप यहां पर ये मान के चलो कि ये एक डेटरेंस की डॉक्ट्रिन है, जहां पर आप ये मान के चलो कि हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी मिलिट्री रेडी है, आप ये मान के ना चलें कि आप कुछ भी करके यहां पर बच के निकल जाएंगे। तो यहां पर आपको पूरा जवाबी कार्रवाई यहां पर देखने को मिलेगी। देन डिप्लोमेटिक इंपैक्ट क्या है कि कहीं ना कहीं इससे इंडिया की स्क्रूटनी बढ़ सकती है, क्योंकि बाकी कंट्री कहेंगे कि भैया आप क्या कह रहे हो, आप पहले तो ऐसा नहीं थे, आप आज बदले बदले से महसूस हो रहे हो। तो यहां पर आप मान के चलो कि इंडिया की इंटरनेशनल स्क्रूटनी इंक्रीज होगी। यस, बट हम इस चीज को ये कह के चल रहे कि हम सिर्फ अटैक करेंगे उसी चीजों के ऊपर जो टेररिस्ट को सबसे ज्यादा हर्ट करे, या टेररिज्म को जो सपोर्ट करते हैं उनको सबसे ज्यादा हर्ट करे। अब इसमें आपने एक स्ट्रांग पॉलिटिकल मैसेज डोमेस्टिकली भी दे दिया कि भाई हमारी मिलिट्री के अंदर पूरी स्ट्रेंथ है, एंड कहीं ना कहीं हमारे देश में यूनिटी है, और हम किसी भी तरह से वुमेन की डिग्निटी को हर्ट नहीं होने देंगे। These are the things that you have to keep in mind. Now let's talk about shipping industry और इसके अमीशन को कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए एक नया इनिशिएटिव लेके आए हैं। यहां पर 83rd आपका सेशन चल रहा था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें मरीन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कमेटी को फॉर्म किया गया। अब इसमें आप ये कह सकते हो कि फॉर्म तो क्या किया गया, इसकी मरीन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कमेटी के अंदर डिस्कशन की गई मार्केट बेस्ड मेजर्स के ऊपर। अब ये क्या है और क्यों है, इसके बारे में हम समझते हैं। पहले तो हम आईएमओ और इस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या आपको लिंक देखने को मिलता है उसे समझते हैं। आईएमओ आपकी एक यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो शिपिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है, खासकर शिपिंग की सेफ्टी के बारे में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के बारे में। अब ये रेगुलेट करती है ओवरऑल आपके ग्लोबल शिपिंग मार्केट को, और इसमें ग्रीन हाउस गैस के रिडक्शन के ऊपर स्ट्रैटेजी के ऊपर भी फोकस किया जाता है। बट वेयर एज अगर हम बात करें इस कमेटी की, तो ये कमेटी आईएमओ के एम्बिट के अंदर काम करती है, और ये प्रिवेंशन करती है पोल्यूशन का, खासकर प्रिवेंट करती है पोल्यूशन जो शिप से निकल रहा हो। तो मार्पोल जो आपका एनेक्चर है, यानी मार्पोल एक आपका कन्वेंशन है, मैं आपको दिखा देता हूं। मार्पोल कन्वेंशन, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप, जो कि 1973 में आया था, 78 में से मॉडिफाई किया गया। आईएमओ इसको इंप्लीमेंट करता है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें शिप से होने वाले पोल्यूशन के ऊपर कंट्रोल करने की बात की गई है, चाहे ऑयल, केमिकल, सीवेज या गार्बेज, एयर पोल्यूशन, किसी भी तरह का पोल्यूशन हो। अब इसमें 6 एनेक्सर है, जिसमें पहला ऑयल से पोल्यूशन को डील करता है, देन केमिकल पोल्यूशन को सेकेंड एनेक्सर डील करता है, देन आपके किसी भी सब्सटेंस से पोल्यूशन हो रहा है उससे थर्ड एनेक्सर डील करता है, फोर्थ एनेक्सर आपका डील करता है सीवेज से, फिफ्थ आपका डील करता है गार्बेज से, एंड सिक्स्थ आपका डील करता है कार्बन एमिशन से, सल्फर एमिशन से, और बाकी सारे एयर पोल्यूटेंट से। तो सिक्स्थ एनेक्सर से आपका ये जो आपका मरीन टाइम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कमेटी है वो डील करती है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन के ऊपर इसका फोकस है पर्टिकुलरली। अब यहां पर अगर हम बात करें मरीन टाइम इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, कहते हैं मरीन टाइम इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 2.8% ग्लोबल कार्बन एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यहां पे आपको ये देखने को मिलता है कि ये ऑन एन एनुअल बेसिस 1 बिलियन मेट्रिक टन कार्बन एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये एमिशन आपका आने वाले समय में और ज्यादा इंक्रीज होने वाला है, बिकॉज ये कहा जाता है 2050 तक ये 250% तक आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो चाहे आपका फ्यूल हो, मिथेन स्लिप्स हो या ब्लैक कार्बन हो, ये कहीं ना कहीं इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वेरियस आप ये कह सकते हो कि जो इसके ऑपरेशंस होते हैं उसके थ्रू ये जनरेट होता है। तो कहते हैं अब हमारा जो फोकस है यहाँ पर ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म में, कि हम कैसे इस इंडस्ट्री को डीकार्बनाइज कर सके, उसके ऊपर हमारा फोकस है। अब डीकार्बनाइज करने का मतलब होता है कि आप इसमें से जो पोल्यूशन निकल रहा है या कार्बन एमिशन हो रहा है उसको कैसे रिड्यूस करेंगे। तो इसमें मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म में आप इंसेंटिव देते हो कि आप जब, जैसे फॉर एग्जांपल आप 100 यूनिट पहले एमिट कर रहे थे, अब आप 80 यूनिट एमिट कर रहे हो, तो आपको कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा, एंड मोर ओवर आप यहां पर क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी
टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करोगे शिपिंग इंडस्ट्रीज में, एंड ओवरऑल आप रूट्स को और ज्यादा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करोगे, स्पीड को लोअर करने की कोशिश करोगे, इंप्रूव करने की कोशिश करोगे अपनी एफिकेसी को, ताकि लोअर आपका एमिशन लेवल देखने को मिले। यहां पर ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स जैसे मिथेनॉल, अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन, इन सब के ऊपर भी फोकस किया जा सकता है, एंड कार्बन अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग की जाएगी, ताकि कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी इस पूरे मैटर के अंदर हम इंश्योर कर सके। अब प्रपोजल क्या है इसके अंदर, देखो इंटरनेशनल चैम्बर फॉर शिपिंग कहता है कि भाई आप ना एक लिवी पर टन बता दो कि भाई आपको एक्स डॉलर यहां पर पे करने पड़ेंगे पर टन कार्बन एमिशन पे, दैट विल बी गुड। चाइना कहता है नहीं, आप मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म लेके आओ, जो जितना पोल्यूट करेगा उतना ज्यादा वो पे करेगा। यूरोपियन यूनियन कहते हैं नहीं, आप फिक्स कर दो ग्रीन हाउस गैस लिवी को कि आप इतनी गैस को आप इतना गैस अमिट करोगे तो उस बेसिस पे आपको यहां पर पे करना पड़ेगा। इंडिया इनसे सबसे थोड़ा अलग है। इंडिया कहते हैं कि भाई देखो, जो आपकी अंडर कंप्लायंट शिप्स होंगी उसके ऊपर किसी भी तरह का पेनल्टी आप इंपोज ना करो, हाँ जो जीरो या नियर जीरो पहुंचती है उसको आप रिवॉर्ड करो। तो इस तरह के कुछ इनिशिएटिव यहां पर प्रपोज किए गए हैं। अभी इसकी निटिग्रिटी और डिटेल्स अपने पास नहीं आई हैं, बट आप ये मान के चलो कि यहां पर ग्रीन शिपिंग क्यों हमारे लिए मैटर करती है। तो कहते हैं कि भी पेरिस एग्रीमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 की अगर हम बात करें तो इसमें हमने हमारी कोशिश ये है कि हम दुनिया का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या बियॉन्ड इंक्रीज ना होने दें। तो इसके लिए ये इंडस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 40% आपका कार्बन इंटेंसिटी अगर हम इसमें रिड्यूस कर सके तो इससे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, एंड नेट जीरो को अचीव करना होगा हमारे को 2070 तक, अगर हमें पेरिस एग्रीमेंट के अंडर अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल करना है तो these were the things that you have to keep in mind in this article. Now let's talk about Himalayas. देखो हिमालयाज में टूरिज्म की वजह से सिंगल यूज प्लास्टिक का पोल्यूशन काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। अभी रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जीरो वेस्ट हिमालयन अलायंस के द्वारा, जिसमें कहा गया कि 84% जो प्लास्टिक हिमालय में मिला है वो सिंगल यूज प्लास्टिक है, खासकर फूड एंड बेवरेजेस के थ्रू। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते, बॉटल फेंक दी, चिप्स खाए, चिप्स का पैकेट फेंक दिया, तो उसकी वजह से। तो कहते हैं कि हिमालयन क्लीन अप जो है 2024 में, इसमें इन्होंने 9 हिमालयन स्टेट्स में ऑडिट किया और इसमें तकरीबन 1,21,000 पीसेस को कलेक्ट किया, जिसमें से 1 लाख पीसेस आपके प्लास्टिक के थे, एंड इसमें 70% प्लास्टिक वो था जो रिसाइकल नहीं हो सकता। सिंगल यूज प्लास्टिक वो होता है कि जो एक बार यूज करके आप डिस्कार्ड कर देते हो, जैसे प्लास्टिक की चम्मच होती है, ग्लास होते हैं, या प्लास्टिक की प्लेट्स होती हैं, या आपके स्ट्रॉज होती हैं, आपकी प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, या फूड रैप्स होते हैं, वो चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं। अब इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, कहीं ना कहीं वाटर को भी पोल्यूट करता है, सॉइल को भी पोल्यूट करता है, वाइल्ड लाइफ को भी कहीं ना कहीं कोई जानवर इसे खा ले तो वो चोक हो सकता है, तो वो भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, एंड फूड चेन को डिसरप्ट कर सकता है ये। इन टोटल अगर हम बात करें तो ओवरऑल थोड़े लंबे समय तक अगर ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहेंगे तो टॉक्सिक है, लीचिंग की वजह से पूरे इकोसिस्टम की हेल्थ को इंपैक्ट कर सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं इसमें वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बर्डन आता है, एंड अगर जगह गंदी होने लग जाए तो टूरिज्म के ऊपर भी नेगेटिव असर पड़ेगा। तो वैसे ये आपकी लैंडफिलिंग को क्लॉक कर सकते हैं मतलब उसको लैंडफिलिंग को ओवरफ्लो कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इससे प्लास्टिक अक्यूमुलेट होने से कहीं ना कहीं वो जो उस एरिया की एस्थेटिक वैल्यू है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इसके देखने को मिलेंगे। अभी आप हिमालय के और चैलेंजेस की बात करें तो टूरिज्म का प्रेशर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और जिस तरह से डेवलपमेंट की जा रही है जो इको फ्रेजाइल एरिया के अंदर, उसकी ओवरऑल बेसिक आप ये कह सकते हो कि टोपोग्राफी को ध्यान नहीं रखा जा रहा है, वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है इसमें। अब यहां पर ये कहा जाता है कि भाई देखो नेशनल लेवल पे इनिशिएटिव लिया गया था, जैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, इसको अमेंड किया गया था 2022 में, और इसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐड किया गया था कि भाई जो कंपनी प्लास्टिक को प्रोड्यूस कर रही है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि एक एक्स अमाउंट प्लास्टिक उनको वापस से रिकवर करना है। इसके साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान में ड्राई एंड वेट वेस्ट को हमने अलग करने की बात की थी। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट की अगर हम बात करें तो अननेसेसरी सिंगल यूज प्लास्टिक को हमने एलिमिनेट करने की बात उसमें भी की है। ओवरऑल अगर आप ग्लोबल इनिशिएटिव की बात करें तो ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक मूवमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। क्लीन सी कैंपेन को लॉन्च किया गया था, जिसमें प्लास्टिक पोल्यूशन मरीन एरिया में कम करने की बात की जाती है। ट्रांस बाउंड्री हजार्डियस वेस्ट की
को कंट्रोल करने के लिए बेसल कन्वेंशन आपका वर्क करता है। लास्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी अभी अंडरवे है। देखते हैं ये लाइक आप ये कह सकते हो कि हम एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट लाना चाहते हैं, तो बाय 2025 हम एम कर रहे हैं। अब ये हो पाता है कि नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। तो इन टोटल ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको आर्टिकल्स पसंद आए। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।